हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज का ये मॉक टेस्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए क्लोज्ड इंड फंड विल हैव ए क्लोज्ड इंड फंड में क्या होता है? पहला ऑप्शन है फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो, दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड यूनिट कैपिटल, तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड नेट एसेट वैल्यू, चौथा ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर है फिक्स्ड यूनिट कैपिटल। क्लोज इंड स्कीम सिर्फ एनएफओ पीरियड में ही यूनिट इशू करते हैं। एनएफओ क्लोज होने के बाद एएमसी नए यूनिट इशू नहीं करती और रिडक्शन भी डायरेक्टली एएमसी से नहीं होता, इसलिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स्ड हो जाता है। इसको फिक्स्ड यूनिट कैपिटल कहते हैं। बाद में इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट बाय सेल करते हैं, लेकिन स्कीम के टोटल यूनिट्स चेंज नहीं होते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिक्स्ड यूनिट कैपिटल। Opening of time stamping machine needs to be documented and reported to the asset management company. State whether true or false। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा ऑप्शन है फॉल्स। क्या टाइम स्टैंपिंग मशीन को ओपन करना, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना और एएमसी मैनेजमेंट कंपनी को रिपोर्ट करना जरूरी होता है? तो ये फॉल्स आंसर है। क्यों? आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन में टाइम स्टैंपिंग मशीन यूज होती है ताकि एग्जैक्ट टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन रिकॉर्ड हो सके। इंपॉर्टेंट रूल क्या है? टाइम स्टैंपिंग मशीन टेम्पर प्रूफ सील के साथ होती है। अगर मशीन रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए ओपन होती है तो सिर्फ ऑथराइज्ड वेंडर या नॉमिनेटेड पर्सन ही ओपन कर सकता है। ओपनिंग को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना होता है, लेकिन रिपोर्टिंग एएमसी को नहीं की जाती, ट्रस्टी को की जाती है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या रिपोर्टिंग एएमसी को की जाती है, इसीलिए फॉल्स आंसर होगा। आपको याद रखना होगा टाइम स्टैंपिंग मशीन रिपोर्ट किसको की जाती है? ट्रस्टी को रिपोर्ट की जाती है। While the SID, SAI and KIM needs to be updated periodically, the interim changes are updated by the AMC through the issuance। SID, SAI और KIM को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। इंतरिम चेंजेस को एएमसी क्या इशू करके अपडेट करती है? पहला ऑप्शन है फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है ऑडिटर्स रिपोर्ट और चौथा ऑप्शन है एडेंडम। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कुछ भी इंतरिम चेंजेस होता है तो वो एडेंडम के थ्रू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर वाला एडेंडम। म्यूचुअल फंड स्कीम का मेन डॉक्यूमेंट होता है सिड, साइन एंड किम। ये डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई चेंजेस हो जाए यानी इंतरिम चेंजेस तो एएमसी एडेंडम यूज करती है। एडेंडम क्या होता है? एक सप्लीमेंट्री अपडेट जो डॉक्यूमेंट होता है जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में टेम्परेरी या इंतरिम चेंजेस बताता है। मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट में सिड, साई, किम में अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो वो एडेंडम के थ्रू बताया जाता है। वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? एक्सपेंस रेशियो चेंज, फंड मैनेजर चेंज, एड्रेस चेंज, लोड स्ट्रक्चर चेंज। ये एडेंडम डॉक्यूमेंट सिड एंड किम के साथ अटैच या सर्कुलेट किया जाता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एडेंडम किस डॉक्यूमेंट के साथ सर्कुलेट किया जाता है? तो सिड एंड किम के साथ सर्कुलेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेंडम। In case of an index fund, the minimum investment in securities of a particular index which is replicated and tracked shall be। इंडेक्स फंड के केस में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स जो रिप्लिकेट एंड ट्रैक किया जा रहा है कि सिक्योरिटी से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट होगा। कोई भी इंडेक्स फंड अगर उसके वो अपने फंड को ट्रैक करता है तो कितना परसेंट वो टोटल एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा। तो पहला ऑप्शन है 80% ऑफ द टोटल एसेट, दूसरा ऑप्शन 85% ऑफ द टोटल एसेट, तीसरा ऑप्शन 90% ऑफ द टोटल एसेट, चौथा ऑप्शन 95% ऑफ द टोटल एसेट। तो इसका राइट आंसर है 95% ऑफ द टोटल एसेट्स। इंडेक्स फंड एक पैसिव म्यूचुअल फंड होता है जो किसी स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को रेप्लिकेट या ट्रैक करता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है इंडेक्स के रिटर्न को क्लोजली मैच करना। मिनिमम 95% एसेट्स उस इंडेक्स के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होना चाहिए जिसे फंड ट्रैक कर रहा है। बाकी का जो रिमेनिंग 5% होता है वो कैश में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए यूज हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है 95% ऑफ द टोटल एसेट्स। Dash investment style means buying stock which are priced lower in the market than the assessment based on fundamental analysis। डैश इन्वेस्टमेंट स्टाइल का मतलब है ऐसे स्टॉक्स खरीदना जो मार्केट में उनकी फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से कम प्राइस पर मिल रहे होते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रोथ, दूसरा ऑप्शन है ब्लेंड, तीसरा ऑप्शन है वैल्यू और चौथा ऑप्शन है साइक्लिक। तो इसका राइट आंसर है वैल्यू।
वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है ऐसे स्टॉक खरीदना जो मार्केट में अपनी रियल वैल्यू से सस्ते मिल रहे हो। फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे एनालिस्ट को लगता है कि स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है, इसलिए इन्वेस्टर उस स्टॉक को अंडर वैल्यू समझकर बाय करता है। मार्केट ने अभी तक कंपनी की ट्रू वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं की है। जब मार्केट उस स्टॉक को रियलाइज करेगा तो स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा। इसीलिए पहले से ही स्टॉक को खरीदा जाता है जिसका वैल्यू लगता है कि रिसर्च के बाद कि अभी उसका वैल्यू मार्केट के जितना प्राइस होना चाहिए उस प्राइस से कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैल्यू। Which is the source scheme in a systematic transfer plan STP? Systematic transfer plan में source scheme कौन सी होती है? पहला ऑप्शन it is the scheme with the lower NAV, दूसरा ऑप्शन it is the scheme from which funds are transferred, तीसरा ऑप्शन it is the scheme to which funds are transferred, चौथा ऑप्शन it is the scheme with the higher NAV। तो इसका राइट आंसर है it is the scheme from which funds are transferred। एसटीपी पे इन्वेस्टर एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे स्कीम में रेगुलर इंटरवल पर पैसा ट्रांसफर करता है। इसमें दो स्कीम होती है, सोर्स स्कीम जिस स्कीम से पैसा निकल कर ट्रांसफर किया जाता है, दूसरा है टारगेट स्कीम जिस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। हाउ कैन द इम्पैनलमेंट ऑफ ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बी टर्मिनेटेड? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का इम्पैनलमेंट कैसे टर्मिनेट हो सकता है? पहला ऑप्शन है द इम्पैनलमेंट गेट्स ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्पैनलमेंट, दूसरा ऑप्शन है एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैन टर्मिनेट द इम्पैनलमेंट एट एनी टाइम, तीसरा ऑप्शन है व्हेन ऑल द क्लाइंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर शिफ्ट टू डायरेक्ट प्लान्स, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैन टर्मिनेट द इम्पैनलमेंट एट एनी टाइम। जब डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तब वो डिक्लेरेशन और एग्रीमेंट साइन करता है। इस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि एएमसी को राइट है इम्पैनलमेंट टर्मिनेट करने का। कब एएमसी टर्मिनेट कर सकती है? कंप्लायंस इशू होने पर, मिस सेलिंग कंप्लेंट्स, रेगुलेटरी वायलेशन और एएमसी पॉलिसी डिसीजन चेंज होने पर वो टर्मिनेट कर सकती है। तो इसका राइट आंसर है एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैन टर्मिनेट द इम्पैनलमेंट एट एनी टाइम। The dividend is declared on units which are under a lien will be paid to। अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर लीन लगा हुआ है और डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो डिविडेंड किसको मिलेगा? पहला ऑप्शन है द यूनिट होल्डर्स ओनली, दूसरा ऑप्शन है द लीन होल्डर ओनली, तीसरा ऑप्शन है द यूनिट होल्डर और लीन होल्डर एज पर द एग्रीमेंट, चौथा ऑप्शन है द यूनिट होल्डर और लीन होल्डर एज पर द टर्म ऑफ इशुएंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स यूनिट। तो इसका राइट आंसर है द यूनिट होल्डर और लीन होल्डर एज पर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जैसा बना होता उस हिसाब से ये होता है। डिविडेंड किसको मिलेगा ये एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। यूनिट्स अंडर लीन मतलब डिविडेंड पेमेंट डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट, ये आपको याद रखना। जब भी यूनिट्स अंडर लीन का बात होगा तो डिविडेंड पेमेंट किस पर डिपेंड करेगा? एग्रीमेंट पर डिपेंड करेगा। स्टंप ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर विच ऑफ दिस म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन? म्यूचुअल फंड में कौन कौन से ट्रांजेक्शन पर स्टंप ड्यूटी लगती है? पहला ऑप्शन है न्यू परचेसेस, दूसरा ऑप्शन है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तीसरा ऑप्शन है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, चौथा ऑप्शन है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एसटीपी। तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन है फोर्थ नंबर ए बी सी एंड डी। Stamp duty will be applicable to all transaction pertaining to scheme inflows। परचेस पे लगता है, एडिशनल परचेस पे लगता है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट पे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी पे लगता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान और डिविडेंड ट्रांसफर प्लान पर स्टंप ड्यूटी लगता है। Which of these statements are true with respect to time stamping on mutual fund documents? म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में टाइम स्टंपिंग से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है टाइम स्टंपिंग इज रिलेवेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि टाइम स्टंपिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर लगता है। दूसरा ऑप्शन है द डेली टाइम स्टंपिंग ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट स्टार्ट विद सीरियल 1। तो ये राइट है, जरूरी नहीं है कि सीरियल 1 से स्टार्ट हो। तीसरा ऑप्शन है ब्रेकडाउन ऑफ टाइम स्टंपिंग मशीन प्रोसेस और ब्रेकिंग ऑफ सील इज मैंडेटेड टू बी ड्यूली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड टू द ट्रस्टी। तो कुछ भी अगर गड़बड़ी होता है, टाइम स्टंपिंग मशीन खराब होता है, उसको ठीक किया जाता है तो वो रिपोर्ट किसको किया जाता है? ट्रस्टी को रिपोर्ट किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो बी एंड सी आर ट्रू। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी आर ट्रू।
ऑप्शन ए क्यों गलत है? टाइम स्टम्पिंग इज रिलेवेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एड्रेस चेंज, बैंक चेंज, नॉमिनेशन चेंज। टाइम स्टम्पिंग इंपॉर्टेंट इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ डेट स्टम्पिंग इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ऑप्शन है द डेली टाइम स्टम्पिंग ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट स्टार्ट विद सीरियल वन। टाइम स्टम्पिंग मशीन कंटिन्यू नंबरिंग सिस्टम फॉलो करती है, डेली सीरियल वन से स्टार्ट नहीं होता नंबरिंग, इसलिए बी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है ब्रेकडाउन ऑफ टाइम स्टैंपिंग प्रोसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड टू ट्रस्टी। तो ये राइट है। टाइम स्टैंपिंग मशीन टेम्पर प्रूफ सील के साथ होती है। अगर मशीन खोली जाती है मतलब रिपेयर या मेंटेन होती है तो उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, उसको जो रिपोर्ट करना पड़ता है वो ट्रस्टी को रिपोर्ट करना पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन सी राइट है।